तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ आपसे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे पार्ट 2 है ये आपका। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के क्वेश्चन आपसे इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं, अगर आपने वर्णमाला को आज बेसिक से पढ़ लिया फिर आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, पीडीएफ आपको बेशक मिल जाए लेकिन आप लोग नोट्स मेंटेन करते चलिए, क्योंकि आपके यही नोट्स सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर करें सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कर लेते हैं, चाहे आपको आते हैं या नहीं आते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। वर्णमाला के टोटल अक्षर होते कितने हैं? ठीक है, हिंदी में वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो आपके 52 यानी कि 52 होते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एमसीक्यू में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, आपको सिर्फ 52 ही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब आती है बात, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि वर्णमाला की आखिरकार डेफिनेशन क्या होती है, वर्णमाला हम किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला होती क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे काफ़ी बार पूछी गई है। सो वर्णमाला आपकी बेसिकली यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि अब व्यवस्थित समूह क्या है कि भाई जैसे कोई माला है, ठीक है, माला में आपको 5 मोती मिले हैं, पहले छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो आप क्या करेंगे? छोटे के पहले बड़े को नहीं लगाएंगे ना, पहले छोटे को लगाएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ऐसे ही जैसे कि कै कबूतर, कै के बाद खे आएगा, आप गै थोड़ी लिखेंगे। तो इसी तरह वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स, व्यंजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, होते क्या क्या है सारी चीज़ें आपसे बेसिक से आपसे डिस्कस करते हुए चलूँगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर क्लास में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें सभी फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आपका वर्णमाला रिलेटेड जो भी डाउट्स है ना सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती, यानी कि स्वर बोलने के लिए, स्वर शब्दों को बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती, उसी को हम कहते हैं स्वर। स्वर हमारे होते हैं टोटल 11। ठीक है, यहाँ स्वर होते हैं आपके 11। अगर आपसे पूछे टोटल वर्ण कितने होते हैं तो वो आपको बताने हैं 52। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं। वर्णमाला 2 पार्ट्स में डिवाइड है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को इतना नहीं लिया गया है आपके सेमेस्टर में। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू में आता है स्वर के कितने भेद होते हैं, अगर वहाँ पर 3 ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको 2 ही लगाने हैं, यही आपके मेन होते हैं। स्वर आपके टोटल 11 होते हैं। ठीक है, स्वरों को हम 2 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, या स्वर टोटल कितने होते हैं, स्वरों के बारे में मैंने बता दिया। जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, अगर हम छोटी सी डेफिनेशन बताएं तो इनको बोलने में कम गति का इस्तेमाल हो, या बोला जाए कि धीमी गति से जो बोले जाते हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ, तो इन्हें आप बहुत ही धीमी गति से और बहुत ही आराम से बोल रहे हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा आपका दीर्घ, जिनमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा गति लगती है। ठीक है, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, इसके बाद तीसरा नहीं लिखा हुआ है, तीसरे को बोलते हैं प्लुत स्वर, जिनमें सबसे अधिक गति लगती है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है ओम। तो आप देख रहे हैं कि ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लग रहा है आपका ओम बोलने में। ठीक है, तो ओम जब आप लिखेंगे आ, औ, और फिर ऊ लिखेंगे और माँ, तो ऊ की जो वो है आपका जो चिन्ह है उसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। आपके जहाँ भी क्वेश्चन में वही लिखा आएगा ओम, तो आपको उसको टच कर देना है और अपने एमसीक्यू में उसको छांट लेना है। ठीक है, तो चलिए अब स्वरों के बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे व्यंजन। व्यंजन कहते किसे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन।
स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। देखिए स्वरों में क्या होता था, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन व्यंजनों के लिए क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या होती है 33। ठीक है, यहाँ पर नोट्स मेरे ओन नोट्स हैं, ये कहीं से कोई कॉपी नहीं है। यहाँ पर मैंने हर छोटा छोटा पॉइंट डाला हुआ है, बस आपको समझाऊंगी मैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, व्यंजन की डेफिनेशन हो गई। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन को हम 3 भागों में बांटते हैं। अगर आपके MCQ में आता है तो आपको 3 पर ही टच करना है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, देखिए आपके स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से, मैंने डायग्राम बना रखा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये 5 होते हैं आपके वर्ग, क, च, ट, त, प। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, इस तरह से बोले जाते हैं। आपको डिटेल्स में आगे दे दूंगी जब आपको इनकी ज़रूरत होगी। ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, क से लेकर माँ तक के जितने भी आपके वर्ण हैं, यानी कि क, च, ट, त, प, वर्ग के सारे जो अक्षर हैं आपके 5-5, वो सारे आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है आपकी 25। ठीक है, 2 होते हैं आपके अयोगवाह। ठीक है, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4। ठीक है, सूक्ष्म व्यंजन होते हैं आपके 4। ठीक है, श, 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 ह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम में लगाया हुए हैं, आप लोग टिक देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना आपको PDF मिल जाएगी। देखिए ये जो आपकी श है, ठीक है, 5वें से जब नीचे जाएंगे, क, च, ट, त, प के नीचे, या के नीचे जब जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर हर पॉइंट के नीचे, हर पॉइंट के बाद मैंने लिखा हुआ है या, र, ला, व और श। ये आपकी तालव्य श के अंदर आती है। ठीक है, अब देखिए य और व को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर इधर आएंगे जब लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके श जो है मूर्धन्य श होती है ये वाली, और नीचे जो आपकी श लिखी है शपा वाली श, इसको बोलते हैं दंत्य श। अब नीचे आएंगे श, स, ह, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ठ, त्र, ज्ञ, श, इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। ड और ढ, कि ढा और डा को बोलते हैं विगुण व्यंजन। अब देखिए नीचे आपसे पूछ लिया जाता है विश्लेषण के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि छ का विश्लेषण कीजिए, तो आपको क्या लिखना है, क में हलंत प्लस श। त्रा पूछ ले तो आपको लिखना है ता में हलंत प्लस रा। इसी तरह से आपको ये विश्लेषण यहाँ पर कर देना है। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं। अब थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, माला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। स्वर हम उन्हें कहते हैं जिनके वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण के आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जब हमें किसी वर्ण को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो आते हैं आपके स्वर के अंतर्गत। व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। स्वर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हस्व स्वर जिसे हम ऋस्व स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हस्व स्वर क्या होता है भाई, हस्व स्वर वो होता है, ठीक है, जिनको हम कम गति में बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं जिन्हें हम धीमी गति से बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिन्हें थोड़ा ज़्यादा समय में बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जिन्हें बोलने में हमें सबसे ज़्यादा गति लगती है, उन्हें हम बोलते हैं प्लुत स्वर, जैसे कि ओम। अब आती है हमारी व्यंजन। व्यंजन को यहाँ पर बांटा गया है 5 टाइप्स में, लेकिन यहाँ ये गलत दिया हुआ है, मैंने डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 पूछे जाएंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आपका ऊष्म व्यंजन। टोटल आप नीचे देख सकते हैं, स्वर की कुल संख्या होती है 11, व्यंजन की कुल संख्या होती है 41 और टोटल होता है आपका 52। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट टॉपिक, उच्चारण के अनुसार व्यंजन के 2 भाग। व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है उच्चारण के अनुसार। अल्प प्राण है पहला और दूसरा है आपका महाप्राण, जो क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी और MCQ में भी, कि अल्प प्राण कितने होते हैं या महाप्राण कितने होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, अल्प प्राण की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, जिस व्यंजन को बोलने में कम समय लगता है या जिन्हें बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, छोटा, कम। नहीं, अगर आप कोई वर्ण बोलते हैं तो उन्हें बोलने में अगर आपको कम समय लग रहा है, या जिनको बोलते समय मुख से वायु कम निकलती है। ठीक है, लाइक जैसे आप कुछ जैसे कि बोल रहे क,
तो का को बोलने में आपको कम समय लगा, और आप जैसे का बोल कर देखिए तो आपके मुख से एक ध्वनि निकलेगी, हवा तरह की निकलेगी, और आपको कम हवा निकलेगी, ज़्यादा नहीं निकलेगी, कम निकलेगी। ठीक है, इनकी संख्या होती है 20। ठीक है, ये 20 होते हैं आपके अल्प प्राण, आपके 20 होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, या जिनको बोलते समय मुख से कम हवा निकलती है या वायु निकलती है, उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। ये 20 होते हैं। आपको रट लेनी है वर्णमाला। वर्णमाला से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर में। आता है आपका महाप्राण। महाप्राण को आप अल्प प्राण का अगर उल्टा कर देंगे तो वही आपका महाप्राण है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको डेफिनेशन जरूर लिखनी है। जिन व्यंजनों को बोलने में ज्यादा समय लगता है या जिन्हें बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है। अल्प प्राण में क्या था, कम समय लगता था, कम हवा निकलती थी या कम वायु निकलती थी। महाप्राण में क्या है, ज्यादा समय लगता है बोलने में और ज्यादा मुख से वायु निकलती है। इनकी संख्या 15 होती है, अल्प प्राण की 20 होती थी। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। इन वर्णों को बोलकर भी देखना, ख, घ, ड़, ढ, था, तो ज्यादा समय लग रहा है और मुंह से हवा निकल रही है। ठीक है, एक आपकी यहाँ छोटी सी चीज रह गई थी, अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में मैंने ये तो बता दिया आपको। अयोगवाह 2 होते हैं। होते कौन कौन से वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो अयोगवाह आपके 2 होते हैं। आपका अंग और एक आपका आहा। लिखेंगे कैसे, आ के ऊपर बिंदी लगा देंगी तो ये हो जाएगा आपका अंग, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार, और एक आपका लगा देंगे आ के बाद आप लगा देंगे विसर्ग, जिसे हम बोलते हैं आहा। ठीक है, ये होता है आपका विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग, समझ गए आप लोग। अंग आहा, ये 2 आपके अयोगवाह होते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आपको पीछे से हटके मैं दोबारा से बताने आई हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते जो आपके काफ़ी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे रा के रूप कितने होते हैं तो आपको लिख देना है र के 3 रूप होते हैं। अगर पूछे वेरी शॉर्ट में कि उनके टाइप्स बताइए तो रा के 3 टाइप होते हैं, मूल रूप, राफ रूप और पदेन। आपको इसी तरह से लिख देना, एग्जाम्पल भी लिख रखा है। रमेश में आप देख सकते हैं कि माँ के ऊपर जो मात्रा चढ़ रही है इसलिए ये मूल रूप है। आशीर्वाद के ऊपर जो र है इसके लिए इसको रैफ बोलते हैं, और ट्रक में नीचे र लगी हुई है इसलिए इसे पदेन रूप बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मुख के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन आपसे डिफाइन करा लेगा। नंबर 1 विवृत स्वर, नंबर 2 अर्ध स्वर, नंबर 3 संवृत स्वर, और नंबर 4 है अर्ध स्वर संवृत स्वर। ठीक है, यानी कि अर्ध संवृत स्वर भी हम जिसे बोलते हैं। अब देखते हैं कि भाई विवृत स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहे उसे विवृत स्वर कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई वर्ण बोल रहे हैं और उसको बोलते समय उच्चारण करते समय आपका मुख पूरा खुला रह जाए, जैसे कि आप बोल के देखिए ए आ, तो आ में क्या हुआ है, आपका जो पूरा मुंह है वो खुल जाएगा। अब ऐसा कै बोलेंगे कै, तो कै में क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन आ बोलेंगे आ। आप लोग बोलकर भी चेक कीजिए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मैम क्या समझा रही है। अब बात करते हैं आपका अर्ध विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहे उसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध मतलब आधा। अर्ध स्वर से ही आप समझ गए होंगे कि जिनको उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा खुला रहे, जैसे कि ए में क्या, आ में क्या था आ, ये क्या है आ, ठीक है, और ए आओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको बोल बोल कर जरूर चेक करने हैं। थर्ड आता है आपका संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार बहुत संक्रह होता है, यानी कि पहले डिस्कस करेंगे विवृत स्वर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण आप करते हैं अगर उन उच्चारण करते समय आपका मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है तो उसे विवृत स्वर कहते हैं। विवृत का मतलब हो गया खुला हुआ, तो जैसे कि आ। तो अब बात करते हैं सेकंड की, जिसे है अर्ध विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत की तुलना में कम खुला होता है, जैसा कि अभी हमने बात करी विवृत का मतलब खुला हुआ, तो यहाँ अर्ध विवृत में क्या है कि आपके विवृत की तुलना में कम, जिसमें आपका जो मुंह है वो खुले, उसे हम आपका अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि ए औ। आ यहाँ पर बहुत कम पूछा जाता है तो आप लोग इसे नहीं लिखें, लेकिन मैंने लिख दिया है। थर्ड है आपका संवृत स्वर। यहाँ पर आपके विवृत का मतलब खुला हुआ और संवृत का मतलब बंद हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, यानी कि जिन स्वरों के अगर आप उच्चारण कर रहे हैं अगर उनमें बहुत
कम मुख खुल रहा है तो उसे हम संवृत स्वर कहते हैं, जैसे कि ई उ ऊ। तो यहाँ पर आपका इतना मुंह नहीं खुलेगा, आप लोग प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। देन लास्ट आता है आपका अर्ध संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है। यानी कि संवृत में आपका क्या होता था, कम खुलता था, लेकिन आप क्या है अर्ध संवृत में आपके संवृत में तो कम खुलता था, लेकिन आपका जो अर्ध संवृत है उसमें संवृत से थोड़ा अधिक ज्यादा मुंह खुलेगा। तो आप लोग प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, जैसे ए आओ। तो यहाँ पर आज की जो वर्णमाला की क्लास है वो एंड होती है। आप सभी को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो ऑलवेज कनेक्टेड विद माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।